दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस से दो पार्टिकल्स जिसका खुद का मास m है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, एंड चार्ज q है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन टू पार्टिकल इज जीरो। कोई भी फोर्स मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक चीज समझते हैं हम, मान लो ये दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है। तो ये दोनों पार्टिकल कभी इक्विलिब्रियम में आ नहीं सकते इफ दे आर चार्जेस। कुछ चार्ज है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसिडर करूँ तो कुछ ना कुछ बैलेंस फोर्स चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये चार्ज हमेशा, इसको रिपल्सिव नेचर रहेगा तो हमेशा इसको उस साइड से ढकेल देगा। ये चार्ज भी उसको इस साइड से रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स कैसे रहेंगे? ये रिपल्सिव नेचर, और ये कभी बैलेंस इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। मतलब नेट फोर्स जीरो कभी हो ही नहीं सकता अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ कंसिडर कर रहा हो तो लेकिन हमें पता है इस चार्ज को मास m है, पार्टिकल को, इसको भी मास m है, तो इसमें और एक फोर्स रहेगा, दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा, बराबर है। दिस इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। और जो दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैं उसको Fe बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो ये इसको इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव नेचर, और वो इसको इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव नेचर। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये दो फोर्स इक्वल है तो दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। वही बोला है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। कब हो सकते हैं? अंडर दो फोर्सेस, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तभी ग्रेविटेशन, तभी वो फोर्स वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ऐसे इसमें Q और M का क्या रेशियो चाहिए वो उन्होंने पूछा है, और कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर्स या ऑप्शंस दिए हुए। तो हम ये अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर दो फोर्स सिर्फ यहाँ पे इक्वेट करना है। Fe मैग्नीट्यूड ऑफ Fe इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Fg, बाकी और कुछ नहीं करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन से भी दो इसका कर दो क्योंकि दोनों सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? K, इस पे चार्ज कितना है? Q, उसकी वजह से लग रहा है Q अपॉन, दोनों में डिस्टेंस कितना है? मान लो अब ये डिस्टेंस में गिवन नहीं है, गिवन कुछ भी ले सकते हैं, मैं R लेता हूँ तो हो गया R। सो दिस इज अ फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किसके बराबर चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स? G, दोनों का मास m अपॉन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? Q बाई अपॉन M स्क्वायर इज इक्वल टू ये Q स्क्वायर, और ये M स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये R स्क्वायर कैंसल, तो इधर आ जाएगा G बाय K, बराबर है। और यहाँ से Q बाय M इज इक्वल टू अंडर रूट G बाय K। तो यहाँ से हमें Q बाय M आसानी से मिल सकता है। तो Q बाय M इज इक्वल टू अंडर रूट G बाय K, वेर G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, बराबर है। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू है। हमें अप्रोक्सीमेट आंसर पूछे, एक्चुअली ये जो ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट आंसर पूछे, तो इसको 6.7 और 9 को इस हम एक देख सकते हैं कि ये बहुत कम होगा, है ना। 9 को मैं अप्रोक्सीमेट, या 6.6 को, ये 6/9 मतलब 0.66 के आसपास आएगा, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ। तो ये 10⁻11 और ये 10⁻9 अगर ऊपर जाता है तो 10⁻20 हो जाएगा। तो ये 10⁻20 और ये पावर 1/2, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10⁻10, राइट। ये 2 से इसको पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमें 10⁻10 Q/M का रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ऐसे पार्टिकल लेना है जिसका चार्ज
और मास का रेशियो 10⁻⁻10 के आसपास अगर होगा तो दोनों का ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में रहने के चांसेस हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन। मतलब दोनों में उनका रेशियो निकालना है बेसिकली। दोनों में मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है एक यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स होगा? तो यस, इधर एफ ई लगाएगा फोर्स और इधर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लगाएगा, बराबर है। दैट एफ ई इज इक्वल टू के, इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है उसका चार्ज क्यू, उस इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है क्यू अपॉन दोनों में डिस्टेंस है उतना, दैट इज आर स्क्वायर, बराबर। ये फोर्स उस पे रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? तो दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, कोई वो तो पता है। तो 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज है। अब नेक्स्ट इस पे और कौन सा फोर्स है? तो इस पे एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये एफ ई फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी जो होगा वो होगा जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं मैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg इतना होता है। मतलब 9 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, 9 इंटू 10⁻, माइनस है, वेरी लेस मास, 31 kg इतना मास होता है। तो इन दोनों का रेशियो हमें पूछा गया है, तो एफ ई अपॉन एफ जी ये रेशियो पूछा गया, मतलब इसका और इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो के और के की वैल्यू, व्हाट इज द के? के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, इतना के की वैल्यू होती है। ओके, तो के की वैल्यू हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, उसकी वैल्यू भी अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर उसका यूनिट। दिस आर द वैल्यूज, बराबर है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ और डिस्टेंस आर दिया है, तो यहाँ पे एफ ई की जगह लिखूंगा मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर, बराबर है। अब के की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हमें पता है। व्हाट इज के की वैल्यू? 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, डिवाइड। जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻11, बराबर है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 10⁻42 प्लस 42 इतना आता है, 10⁻+42 आता है। इसका मतलब एफ ई अपॉन एफ जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम्स ज्यादा है? तो 10⁻42। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये हमें समझना चाहिए, बहुत सिंपल है, बराबर है। तो ये एग्जांपल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जी की वैल्यू देखो 10⁻11 है और ये 10⁻9 है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बराबर है। यहाँ पे ये 20 टाइम्स ज़्यादा है, 10⁻20 इतने टाइम्स वो ज़्यादा है। तो ये समझना हमें चाहिए। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। थर्ड, इफ Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू Q, मतलब टोटल चार्ज का हमें Q दिया है, मान लो, देन द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q फॉर विच
द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज मैक्सिमम। मतलब दो चार्जेस दिए हैं, दिस इज अ Q1 चार्ज एंड दिस इज अ Q2 चार्ज। डिस्टेंस पता नहीं दोनों में कितना है, एक हम डिस्टेंस R लेते हैं। ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों का टोटल है Q। इन दोनों का टोटल कितना, गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है हमें कि इन दोनों का टोटल Q1 प्लस Q2 Q है, बराबर है। अब पूछा है कि इनका रेशियो, मतलब इसका रिलेशन क्या होगा, टोटल चार्ज का रिलेशन क्या होगा, मतलब टोटल चार्ज में Q1 कितना चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, 40% चाहिए, या रेशो Q1 अपॉन Q, ये वाला। ओके, तो ये कितना चाहिए, सो दैट we'll get the maximum force, for which force between the two charges is maximum, force maximum होना चाहिए। समझो ये दो फोर्स है, ये दो पार्टिकल्स है, बराबर, Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी रखो टोटल के, सो दैट इन दोनों में फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, वो हमें निकालना है। तो सिंपल, जो फोर्स है वो कितना फोर्स है, फोर्स है K, इस पे फोर्स कितना है इधर F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1, उसके वजह से Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही फोर्स उस पर भी रहेगा, सेम फोर्स रहेगा, बराबर है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हमें Q1 का रिलेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो यहाँ पे Q है ही नहीं है, यहाँ पे Q है ही नहीं, हमें ये रिलेशन निकालना है, हमें Q1 बाय Q फाइंड आउट करना है फॉर मैक्सिमम फोर्स, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, तो यहाँ पे मैं Q2 नहीं चाहिए मुझे, अभी तो फिलहाल Q2 नहीं चाहिए। तो अगर Q2 नहीं चाहिए तो एक काम करो, ये Q2 को, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, यस, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, Q1 Q2 की जगह ये डाल देता हूँ, Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वेयर F। अच्छा, ये हो गया फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स नहीं है, हमें निकालना है कि ये मैक्सिमम फोर्स आने के लिए Q1 और Q का रिलेशन, यहाँ पे ये Q माइनस Q1 चाहिए, तो Q और Q1 का रिलेशन। तो सिंपल, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम F हम करते हैं DF बाय, किस रिस्पेक्ट में मैक्सिमम चाहिए, कौन सी वैल्यू हमें चेंज करना है, Q1 की वैल्यू ऐसी सेट कर दे कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो चेंज Q1 में लाना है और फोर्स हमें, तो ये मैक्सिमम आना चाहिए 0। ये आपको पता चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब Q1 जब मैं चेंज करूँ, DF जो है चेंज ही ना हो मतलब वो मैक्सिमम पे पहुंच गया। Q1 का ऐसा चेंज करूँ कि ये DF 0 हो जाए, DF 0 मतलब दिस इज अ चेंज इन F, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब Q1 अपने मैक्सिमम पे, Q1 अपनी वो वैल्यू पे पहुंच गया जहां पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए। तो बस इसका हम वो डेरिवेटिव निकालते हैं, तो DF अपॉन DQ1, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो दिस इज अ K Q1 और ये Q, बराबर है। या इसको कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम, यहाँ पे K एंड R स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे काम करते हैं K अपॉन R स्क्वायर कॉमन, बराबर है। Q1 हमें चाहिए, Q1 तो चाहिए हमें, तो Q1 Q माइनस Q1, ये जो है ये आना चाहिए 0, क्योंकि ये देखो इसके साथ 0 है, बराबर है। तो अब अगर देखा जाए तो K R स्क्वायर कॉमन, और ये अंदर में अगर डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव DQ1 इज इक्वल टू Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव ये कितनी आनी चाहिए 0, ये अगर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसकी डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो इसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी, डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में कितने आएगा, DQ1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आएगा Q, और इसका आएगा -2Q1, ये आएगा, इसको डेरिवेट किया तो ये 2Q1, तो ये आ जाएगा इधर 0। ये कहाँ गया सर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होने के बाद या डिवाइड होने के बाद जो भी करो तो ये 0 आएगा इधर, बराबर है। तो Q माइनस Q1, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें
Q इज इक्वल टू 2Q1 मिल गया। हमें रिलेशन क्या चाहिए, हमें ये वाला रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू ये Q1 एज इट इज और इधर Q। इसका मतलब ये हुआ अगर Q 2 चार्ज है तो Q1 कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज Q1 है या ये Q1 है या ये Q2, ये कितना हमें चाहिए होता है, ये Q1 टोटल के हाफ चाहिए। तो ये Q2 कितना होगा, वो भी हाफ होगा। इसका मतलब हाफ हाफ, इसका मतलब ये सिमिलर चार्जेस चाहिए। फॉर मैक्सिमम फोर्स इट मस्ट बी द सिमिलर चार्जेस। ये बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि अगर हमें कोई मैक्सिमम फोर्स, ये प्रूव कर दिया 1/2, Q2 कितना आएगा, अगर Q2 का रेशो पूछा तो, Q2 का रेशो पूछा तो विथ रिस्पेक्ट टू वो भी 1/2 आएगा। इसका मतलब दोनों चार्जेस सेम है, तो दोनों चार्जेस सेम है। इसका मतलब टोटल चार्ज 100 कूलम रहा, तो 50 कूलम अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसमें मैक्सिमम फोर्स आएगा। 30-40 करोगे या सॉरी 30-70 करोगे या 60-40 करोगे तो मैक्सिमम फोर्स नहीं आएगा। फोर्स हाफ हाफ होनी चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स हमें मिल जाएगा। ये आप लिख सकते हो। 4 दैट इज अ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 9 न्यूटन। दो फोर्स का चार्ज जो है वो 9 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। अगर पहले चार्ज का फोर्स कितना है 9 न्यूटन, ये दो चार्जेस है 9 न्यूटन फोर्स है, इसका डिस्टेंस इंक्रीज बाय 50%। जो भी डिस्टेंस था शुरुआत में वो हमने इंक्रीज करके, इंक्रीज कितना किया 50%, इंक्रीज बाय 50%। तो बढ़ गया डिस्टेंस, तो बढ़ गया तो फोर्स कम होना चाहिए, तो नया फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है। तो मान लो जो F1 है ओल्ड फोर्स दैट इज अ 9 न्यूटन, बराबर है, ओके। वो कितना होगा 9 न्यूटन, वो कैसे होगा कि दो चार्जेस हैं, दो फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस सेम है, तो मैं चार्ज बोलूंगा Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। R1 इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, बराबर है। तो क्या दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1? क्या K चेंज होने वाला है? नहीं। मीडियम चेंज हो रहा है? नहीं। क्या 2 पॉइंट चार्जेस चेंज हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ F1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये नया फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, हमें F2 निकालना है, न्यू फोर्स निकालना है, F2 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि F1 जो ओरिजिनल फोर्स था 9 न्यूटन, उस टाइम पे R1 था डिस्टेंस, बराबर है। अब नया डिस्टेंस हो गया R2, उस टाइम पे फोर्स कितना होगा, बस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हमने क्या है कि F2 इज इनवर्सली R2, F1 नीचे होगा तो ये R1 ऊपर जाएगा, बराबर है। तो हमें निकालना है F2 निकालना है हमें, ओके। F2 अपॉन F1, तो R1 कितना है, R1 पता नहीं कितना है, तो लेकिन इतना पता है दोनों का रिलेशन कि 50% इंक्रीज। मान लो R1 100 होगा तो ये 50% इंक्रीज, मतलब ये 100 प्लस 50% इंक्रीज, बराबर है। और ये आपका स्क्वायर, तो ये कितना आना चाहिए 100 अपॉन 150, 100 अपॉन 150 मतलब 100 अपॉन 150 का मतलब 1.5 का स्क्वायर, बराबर है। और 1.5 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 1/2.25 इतना आएगा। ये आएगा F2 अपॉन F1। हमें निकालना है F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू 1/2.25 इंटू F1 कितना है गिवन है, कितना है ओरिजिनल फोर्स 9 न्यूटन, तो ये 9, तो 9/2.25 कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 2 मतलब डबल अगर उसका करते तो 4.5 और 4.5 का डबल करते हैं तो 9 मतलब 9 2.25 2 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स जो है, नया फोर्स जो है वो 4 न्यूटन हो गया है। तो ये कम हो गया क्या, यस। F1 कितना था हमारा, F1 था 9 न्यूटन, तो जब 9 न्यूटन फोर्स था तब डिस्टेंस 100 होगा मान लो, तो जब डिस्टेंस बढ़ाया 50% बढ़ाया तो फोर्स कितना हो गया 4 फोर्स 50% कम हुआ गया। 9 का 4.5 हुआ क्या, नहीं कम हुआ, लेकिन 4.5 जैसा डिस्टेंस बढ़ता है वैसा फोर्स कम होता है, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो R स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं। ये आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल है ये, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोलता है देखो, 2 आइडेंटिकल स्फीयर कंडक्टर कैरी चार्जेस 2Q and
4q respectively. That is the respectively. Separated by large distance, very important. These are not point charges. दो स्पीयर चार्जेस है, स्पीयर कंडक्टर से उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता है कूलम्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड पे वैलिड नहीं है, लेकिन सेपरेटेड बाय वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ये स्पीयर को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट चार्ज. ओके, तो सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोर्स बिटवीन देम इज F1. उसका जो शुरुआत का फोर्स है लार्ज डिस्टेंस पे और F1 है, एक 2q है, एक -4q है. नाउ स्पीयर अलाउ टू टच, हमने स्पीयर को अलाउ कर दिया टच होने के लिए, क्योंकि 2q एंड -4q इतना अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो स्पीयर आराम से टच हो सकते हैं. उसके बाद क्या किया हमने, मूव बैक टू द सेम सेपरेशन, फिर से उसको सेम सेपरेशन डिस्टेंस r पे रख दिया. तो अब जो नया फोर्स होगा दोनों में, उसका नेचर क्या होगा, फाइंड द नेचर ऑफ न्यू फोर्स एंड उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो अच्छे से समझते हैं इसको. हमने दो चार्जेस लिए, ये दो चार्जेस हैं जो वो दूर डिस्टेंस से r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं जनरली, तो ये बहुत दूर डिस्टेंस है, r इज वेरी वेरी लार्ज, एंड एक पे चार्ज है 2q और एक पे चार्ज दिया है -4q. ओके, दिस इज 2q एंड 4q रिस्पेक्टिवली. ये अब इसमें फोर्स कितना है, तो उन्होंने बोला इसमें सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस फोर्स बिटवीन देम इज F1. इसमें फोर्स कितना है, F1. तो F1 कितना होगा, तो F1 इज इक्वल टू K इन दोनों का चार्ज, मतलब Q1 Q2 2Q -4Q अपॉन R का स्क्वायर. माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है. बस ये जो F1 फोर्स है, दिस इज F1 फोर्स और दिस इज F1 फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है. तो नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि दैट इज अ डायरेक्शन शो करता है कि माइनस है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स है. ये दोनों प्लस प्लस होते तो रिपल्सिव होता, तो मैं यहाँ पे माइनस निकाल देता हूँ. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 4 8, तो ये आ जाएगा 8K और ये Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. दिस इज F1 फोर्स. इतना फोर्स है इसमें. अभी अब क्या किया हमने, इसको अलाउ किया टू टच. ओके, allowed to touch each other, इसको हमने अलाउ किया टच करने के लिए. तो जैसे ये टच होगा 2Q एंड 4Q, 2Q एंड 4Q -4Q, तो क्या इसमें कंडक्शन आएगा. दैट इज अ प्रॉपर्टी, हमें पता है अच्छे से प्रॉपर्टी क्या है. प्रॉपर्टी ऑफ, जो हमने देखा था कि अगर चार्ज ट्रांसफरेबल है तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2Q -4Q -2Q, इतना चार्ज हो जाएगा ये बॉडी पे -2Q. और जब हम इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि डायमेंशन ऑफ आइडेंटिकल स्पीयर बोला है, तो हमने पहले ही बताया था कि अगर आइडेंटिकल स्पीयर है, शेप है, साइज है, मटेरियल है, तो वो अगर सेपरेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के भरोसे दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा. तो अभी टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 2Q -4Q इज इक्वल टू -2Q. तो -2Q इज अ टोटल चार्ज. जब मैं इसको सेपरेट करूंगा, सेपरेशन विथ डिस्टेंस R, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, तो ये हो गया और ये हो गया, जो ओरिजिनल डिस्टेंस था उसका R. तो सेपरेट करूंगा तो इस पे -2Q टोटल चार्ज आना चाहिए, तो इस पे -2Q, इस पे -2Q नहीं आएगा, टोटल चार्ज -2Q होना चाहिए. तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -Q, और इस पे कितना आ जाएगा चार्ज, -Q. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, बिकॉज द सेम मटेरियल, सेम शेप, साइज आइडेंटिकल है स्फीयर. तो -Q क्यों आया, क्योंकि उसका कंडक्शन हो गया टोटल चार्ज, तो -2Q बचा. 2Q और -4Q का एडिशन है सिंपल, तो ये -Q चार्ज आ गया. अब इसमें डिस्टेंस, अब इसमें फोर्स कितना है वो निकालना है, दैट इज अ F2 फोर्स. तो F2 फोर्स, पहली बात F2 फोर्स -Q सेम सेपरेट फिर से रख दिया हमने. तो मुझे एक चीज बताइए, इसका नेचर क्या हुआ, व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इट इज अ रिपल्सिव, ऑटोमेटिक वहां पे सेपरेट हो जाएंगे, तो इट इज अ रिपल्सिव. तो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ न्यू फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नेचर रहेगा, बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्जेस माइनस.
और वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, डायरेक्शन अपना फोर्स का नेचर तो बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना होगा के, Q1 Q2 मतलब Q एंड ये भी Q। सर माइनस क्यू नहीं लिखा, वो बता दिया ना, रिपल्सिव है, खत्म। अपॉन डिस्टेंस, पुराना ही डिस्टेंस है आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। तो ये हो गया आपका F2। अब पूछा गया है कि नए इसका मैग्नीट्यूड, फाइंड द नेचर ऑफ न्यू फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल से कितना ज़्यादा कम होगा। तो हमें पता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, तो ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है F1 इज इक्वल टू 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब F2। तो F2 नया कितना फोर्स आ गया, F1 अपॉन 8। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स अब 1/8 कम हो गया, कंडक्शन के वजह से चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए और अब उतना चार्ज नहीं बचा जितना पहले था। तो अब चार्ज ही कम हो गया तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम हो जाएगा। तो कितना चार्ज कम हो गया, कितना फोर्स कम हो गया, 1/8 मतलब 8 टाइम्स फोर्स कम हो गया। तो दिस इज अ रिलेशन ऑफ दिस फोर्स, ओरिजिनल फोर्स एंड न्यू फोर्स आफ्टर टचिंग। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, ये दो फोर्स लिए हमने, ये ओरिजिनल सेपरेटेड वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसको अलाउ टू टच किया, अलाउ टू टच करने के बाद जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमने देखी कि टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू टोटल 2q माइनस 2q माइनस 4q इज नथिंग बट माइनस 2q। ये ओरिजिनल उतने ही रहेंगे और जब उसको सेपरेट करूंगा तो ये दोनों चार्ज इक्वली डिवाइड होंगे ड्यू टू आइडेंटिकल स्पीयर, और ओरिजिनल फिर ओरिजिनल नया फोर्स क्या होगा, ये अच्छे से हमें समझना चाहिए। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। नया एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, न्यू एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं 180 ग्राम वाटर लेता हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस इलेक्ट्रॉन्स पे, उतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज अवेलेबल होगा, ये हमें निकालना है। थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है लेकिन ये कंसल्ट है, ये इससे रिलेटेड ही है, ऐसा नहीं है। ये एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, इट्स बेस्ड बुक। ओके, तो एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सिंपल, मैं क्या करूँगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, कितना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम। H2 बराबर है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 N2, तो 18 ग्राम, इतना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है। तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो पता लगेंगे। तो हमारे पास अगर मास देखा जाए, मास कितना है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ वाटर, ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें क्या देगा, तो नंबर ऑफ मोल इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, बराबर है। नंबर ऑफ मोल इन 180 ग्राम ऑफ वाटर इज नथिंग बट अ मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ वाटर है 180 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम। तो यहाँ से 10 मोल होते हैं किसमें, 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल है, 10 मोल। तो यहाँ से 10 मोल एक चीज हमें पता चल गई। अब 10 मोल मतलब कितने एटम्स, या 1 मोल इज नथिंग बट हाउ मेनी एटम्स, ओके, हाउ मेनी एटम्स इन 1 मोल, वो हमें पता होना चाहिए। तो लगभग 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम इन 1 मोल होते हैं। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल, लेकिन हमारे पास कितना वाटर है, 180 ग्राम, उसमें कितने मोल है, 10 मोल। तो क्या मैं नंबर ऑफ एटम इन 180 ग्राम वाटर निकाल सकता हूँ? तो यस, नंबर ऑफ एटम इन 180 ग्राम कितने हो जाएंगे, 10 मोल्स, बराबर है ना। तो 10 मोल
मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 10, मतलब 6.02 इंटू 10⁻24। इतने एटम 180 ग्राम ऑफ वाटर में है। अब इतने एटम तो मिल गए हमें, इतने एटम तो मिल गए, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इंटू 1 + 8 बराबर है क्या, इतने मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर में मिल जाएंगे, बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें कितने मिल जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन हर इसमें है, मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम्स हैं हमारे पास, तो 6.02 इंटू 10⁻24, बराबर है। तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻25। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर इतने होते हैं। अब हमें ये निकालना है क्या, हमें इसके आगे का निकालना है। हमें क्या निकालना है इसके आगे का, हमें निकालना है कि चार्ज कितना है, फिर इतने इलेक्ट्रॉन से थे इसमें चार्ज कितना है। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन 180 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 6.02 इंटू 10⁻25। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा हमें, हाउ मच, टोटल निगेटिव चार्ज। तो टोटल निगेटिव चार्ज इन 180 ग्राम में कितने हो जाएंगे। अब निगेटिव है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कूलम, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.02 इंटू 10⁻25। तो यहाँ से 10⁻19, 10⁻25, 25 माइनस 19, ये आ जाएगा 6। तो ये हो गया 10⁻6 + 6, और ये 6.02 इंटू 1.6, तो ये है 16 2 जा 32, ये 3 यहाँ पे 0, ये तो ये 32 लिख सकते हैं, 16 6 जा 96, तो ये 1 2 3, तो 3 पॉइंट्स मतलब 9.6 इंटू 3, 9.632 इंटू 10⁻6, इतना निगेटिव चार्ज कूलम, इतना निगेटिव चार्ज रहेगा किस पे, 180 ग्राम ऑफ वाटर पे। तो ये अच्छे से आप समझ सकते हो, अच्छे से एग्जाम्पल एक बार देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और फिर यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। कूलम्स लॉ पे इतने प्रॉब्लम्स सफिशिएंट है, और भी अच्छे प्रॉब्लम आ गए, लेकिन हम वो मिक्स के साथ लेंगे।